वेलकम टू द मैथ्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को अपने मैथ्स टीचर अशोक अरोरा का प्यार भरा नमस्कार। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस साल जो टॉपिक डिलीट किए गए हैं पहले उनके बारे में जान लेते हैं। सेट्स चैप्टर में डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ये तीनों टॉपिक इस बार 2020-21 वर्ष के लिए डिलीट हो चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अर्थात मैं तुम्हें 3 पार्ट्स में अलग अलग टाइम वीडियो सेंड करूँगा, जिसमें पार्ट 1 होगा डेफिनेशन ऑफ सेट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, number of elements in a set, representation of sets, empty sets, finite and infinite sets, singleton sets, equal sets and equivalent sets. Dear students, let's start part 1 of sets. जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर का नाम है सेट्स, तो हमें सबसे पहले सेट्स की डेफिनेशन के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। Definition of sets है A set is well defined collection of objects। इसको थोड़ा डिटेल में जानने के लिए हम लोग अपने घर की और आसपास की चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं। बच्चों, तुमने देखा होगा नॉर्मली हमारे घरों में सेट नाम से कुछ चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे घरों में सोफ़ा सेट होता है, वहाँ भी ये सेट वर्ड यूज़ होता है। हमारे घर में टी सेट होता है, कभी शिकंजी सेट बोलते हैं, कभी हम लोग डिनर सेट बोलते हैं। इस तरीके से कई बार आपने सुना होगा ज्वेलरी सेट भी होता है। तो ये अलग अलग टाइप के कुछ आर्टिकल्स हैं, आइटम्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनमें हम सेट वर्ड यूज़ करते हैं। बच्चों, इनमें देखो, जो यहाँ पर मैंने कुछ नाम अभी लिए हैं, इनमें सेट वर्ड इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि ये सारा सामान, ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक कैटेगरी से रिलेटेड है और किसी न किसी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। जैसे टी सेट मतलब चाय डालने के लिए जो हमारे कप मग वगैरह होते हैं, वो टी सेट हो गया। सोफ़ा सेट जैसे हमारे बैठने के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो 5 सीटर हो, 6 सीटर हो, 2 सीटर हो, कैसा भी हो सकता है, बट वो एक सेट का ही हिस्सा है। इसी तरह से किसी भी सेट के बारे में आप आगे भी कुछ इमेजिन कर सकते हैं या कुछ सोच सकते हैं कि और क्या क्या सेट हो सकते हैं जो हमारे आसपास दिखाई देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपने स्कूल की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं सेट ऑफ स्टूडेंट्स, अर्थात हमारे स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उन सब का अगर हम एक सेट बना लें तो हम उसको बोलेंगे सेट ऑफ स्टूडेंट्स। बल्कि ये भी हो सकता है, हम लोग ये भी कह सकते हैं सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 11। तो और अगर हम इसको डिफ़ाइन करें, वेल डिफ़ाइन पे चलें थोड़ा सा, सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 11th ओनली मैथ्स, अर्थात मैथ्स पढ़ने वाले 11th के बच्चे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो हम अपनी क्लास में जितने भी बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं सिर्फ उन्हीं का नाम इस सेट में आएगा। अब जैसा कि आई थिंक आप जान चुके होंगे, सेट का मतलब है किसी एक कॉमन प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्ट्स। अब आप देखिए, इसके अंदर भी मैंने सामने देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं सेट्स के। सबसे पहला है सेट ऑफ वॉवल्स। सेट ऑफ वॉवल्स का मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCD अप टू XYZ जो हम पढ़ते हैं, इसमें जो वॉवल्स होते हैं वो 5 वॉवल्स हैं, तो हम उनका भी एक सेट बना सकते हैं। सेट ऑफ वॉवल्स हो जाएगा AEIOU। बच्चों, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले उसका जो नाम देते हैं वो कैपिटल लेटर से देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कैपिटल A, हम किसी भी कैपिटल लेटर से सेट का नाम रख सकते हैं। अब सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, सेट में जो भी ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स आ रहे हैं वो तो है AEIOU, लेकिन इनको हम क्लोज करते हैं ब्रैकेट्स में, करली ब्रैकेट्स में।
और बीच में कॉमा लगाते हैं इनको अलग अलग दर्शाने के लिए। तो अब आप देखिए इस सेट का नाम बन गया सेट ए इक्वल टू यहाँ पर करली ब्रैकेट, फिर बीच में हमने उस सेट के मेंबर्स या उस सेट के एलिमेंट्स रख दिए। तो यहाँ पर बीच में कॉमा भी लगा दिया ताकि ये इनमें एक डिफरेंस क्रिएट हो सके। अब आप देखिए 1 2 3 4 5, तो इसमें ए ई आई ओ यू 5 एलिमेंट हैं इस सेट में और इसको हमने करली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। इसी तरीके से आप अगले एग्जाम्पल पे ध्यान दे सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। बच्चों आप जानते हैं जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स हैं। तो लेस देन 10 हमने बताना है, तो इसका मतलब ये हुआ हमने इसको वैसे ही नाम दे दिया कोई भी बी। आप लोग इसको कुछ भी कैपिटल लेटर नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, बट कैपिटल होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर सेट हमने बी नाम दे दिया विच इज़ इक्वल टू, फिर वही करली ब्रैकेट। अब इसमें हमने जो यहाँ पर डेफिनेशन बोली थी, डिफाइन किया था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बट कंडीशन लगा दी लेस देन 10। तो इसका मतलब इस सेट में नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस सेट में 9 एलिमेंट्स हो गए। इसी तरह से अब आप आगे भी देख सकते हैं, कुछ सेट्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम आगे चलते हैं। बच्चों कुछ सेट्स हम मैथ्स में, जैसा कि मैंने अभी बताया कि सेट्स को किसी भी कैपिटल लेटर से हम लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 में सेट ए नाम लिखा, एग्जाम्पल 2 में सेट बी नाम लिखा। लेकिन मैथ्स में कुछ स्पेशल सेट्स होते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा। प्लीज़ नोट सम स्पेशल सेट्स यूज्ड इन मैथ्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हमेशा ही हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर अर्थात 1 2 3 4 5 सो ऑन, काउंटिंग नंबर्स, और आप जानते ही हैं इसका कोई अंत नहीं है, देयर इज़ नो एंड। इसी तरह से सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स जो कि आप जानते हैं प्लस माइनस के नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, ज़ीरो भी है, और आप लोग उनको ग्राफ पेपर पे भी रिप्रेजेंट करने के लिए कई बार यूज़ कर चुके होंगे अब तक। तो उन इंटीजर्स का सेट अगर हम लिखें तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। तो बच्चों कभी भी आप फ्यूचर में कैपिटल N, कैपिटल Z, इस तरह से कैपिटल Q या कैपिटल R अगर कहीं देखेंगे तो आप समझ जाना कि N मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, Z मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हैं, और Q means set of all rational numbers है। You know rational numbers, you have already read about this, the numbers which can be written in the p by q form, but q should not be equal to 0, means the denominator should not be 0, और r set of all real numbers हैं। बच्चों अब तक शायद आप जान चुके होंगे कि सेट्स को हम किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके बाद इनके एलिमेंट्स को हम करली ब्रैकेट में रखते हैं, एलिमेंट्स को लिखने के लिए कोमा यूज़ करते हैं। और अब आप ये भी जान चुके होंगे कि किसी सेट में एक एलिमेंट भी हो सकता है, किसी सेट में 5 एलिमेंट भी हो सकते हैं, किसी सेट में 9 एलिमेंट होते हैं, किसी सेट में अनगिनत एलिमेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स काफ़ी प्रकार के हो सकते हैं। इसी तरह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का कोई अंत ही नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए इसमें है सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थात इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो -2 -3 होंगे। इसीलिए इस सेट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट बनेंगे, -2, -3। चलिए आगे चलते हैं अब हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 में मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें देखने में लगता है ये सेट की डेफिनेशन है, बट जैसा कि आप जानते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले मैं बता चुका हूँ यहाँ पर कि सेट की डेफिनेशन है ए सेट इज़ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अर्थात जो ऑब्जेक्ट्स हमने डिफाइन करने हैं दैट शुड बी वेल डिफाइंड,
बच्चों वेल डिफाइंड का मीनिंग होता है कि इसकी डेफिनेशन सबके लिए फिक्स होनी चाहिए, सबके लिए यूनिवर्सल होनी चाहिए, सब के लिए एक जैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसको और ज़्यादा समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा सेट ऑफ बिग कार्स। अब बच्चों अगर हम ये ध्यान दें कि सेट ऑफ बिग कार्स, अब इसमें हमने कार के नाम लिखने हैं इस सेट में, लेकिन यहाँ लिखा है सेट ऑफ बिग कार्स। अब बिग का मीनिंग तो कोई फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि कोई कार मेरी नज़र में, मेरे लिए तो वो बड़ी हो सकती है, लेकिन किसी और इंसान की नज़र में उसके लिए वो बड़ी नहीं हो सकती। वो हो सकता है कह दे नहीं यार ये तो छोटी है, ये मेरे लिए तो बड़ी नहीं है, मेरी नज़र में ये बड़ी कार नहीं है, ये तो छोटी है, इससे बड़ी वाली को हम बड़ी कहेंगे। क्योंकि छोटा या बड़ा होना ये चीज़ें कंपैरेटिव हैं। फॉर एग्जांपल ठंडा या गर्म होना। फॉर एग्जांपल अब हम एक ये भी कह सकते हैं सेट ऑफ हॉट प्लेसेस इन इंडिया। तो हम लोग ये कह तो सकते हैं कि हाँ राजस्थान में गर्मी होती है तो वो हॉट प्लेस में आया, बट नहीं, राजस्थान में भी कुछ प्लेसेस ऐसे हो सकते हैं जो किसी के लिए ठंडे नहीं हो, या किसी के लिए ठंडे हों, या किसी के लिए गर्म हो, किसी और दूसरे के लिए गर्म नहीं हो। तो ये जो कंपैरेटिव चीज़ें होती हैं ये वेल डिफाइंड में नहीं आती। तो इसीलिए सेट ऑफ बिग कार्स अगर दिखने में लग रहा है ये सेट है, बट एक्चुअल में सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जब हम एलिमेंट लिखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि कोई कार किसी के लिए बड़ी है और किसी के लिए बड़ी नहीं है। इसी तरह से अगले एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर मेंशन है सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लास। बच्चों अब आप देखिए, अब आप 11th क्लास में पढ़ते हैं, आपने अलग अलग क्लासों को क्लियर किया है। कुछ बच्चे हम बोल देते हैं कि हाँ फलां बच्चा जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, या वो नहीं पढ़ता, या वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है। अब ये फिर से कंपैरेटिव स्टेटमेंट आ गई। इंटेलिजेंसी की कोई डेफिनेशन नहीं होती। सो दिस सेट इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड, क्योंकि हो सकता है किसी एक टीचर की नज़र में मिस्टर ए कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट है, लेकिन दूसरे टीचर की अगर वो पढ़ाई नहीं करता, हो सकता है वो टीचर कहे कि नहीं नहीं ये इंटेलिजेंट नहीं है। तो इंटेलिजेंट होना कोई वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। देयरफॉर वी कैन से दैट दिस सेट इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड सेट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का सेट बनाना चाहें तो हर बच्चे की नज़र में या हर टीचर की नज़र में वो सेट अलग अलग होगा। इसी तरह से आगे देखिए सेट ऑफ फेमस राइटर्स इन इंडिया। अब बच्चों यहाँ पर लिखा है फेमस राइटर्स। राइटर्स तो हैं लेकिन वो फेमस होना चाहिए। अब फेमस की कोई डेफिनेशन नहीं होती, दिस इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड, क्योंकि अगर मैं राइटर्स को नहीं जानता, या मान लो वो फेमस है नहीं है, मैं ज़्यादा जानता हूँ, कोई और उसके बारे में नहीं जानता, तो वी कैन नॉट से कि हाँ वो फेमस है। एक की नज़र में वो फेमस हो सकता है, दूसरे की नज़र में वो फेमस नहीं हो सकता। तो गुड होना, बैड होना, हॉट या कोल्ड होना, बिग या स्मॉल होना, लेंथी या शॉर्ट होना, ये चीज़ें हमेशा कंपैरेटिव होती हैं, जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन चेंज होती हैं। दिस इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड, सो दीज आर नॉट द सेट्स। ये जो सेकंड पॉइंट में हमने कवर किया, ये सिर्फ ये बताने के लिए कि हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि जो गिवन सेट है वो एक्चुअल में सेट है या नहीं है। नाउ वी आर कमिंग टू नंबर 3। बच्चों अभी हमने सेट की बात के ऊपर सेट ऑफ वॉवल्स, जिसमें अभी मैंने बताया यहाँ पर सेट ऑफ वॉवल्स विच वाज रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो यहाँ पर हमने वॉवल्स में लिखा था ए ई आई ओ यू। तो बच्चों यहाँ पर ये जो हमने बीच में लिखा है ए ई आई ओ यू, इन सबको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट, या एलिमेंट्स के बदले हम इनको ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, मेंबर्स ऑफ द सेट भी बोल सकते हैं। वी कैन से कि ए, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ई, स्मॉल ई, दिस वॉवल is the second element of set A. I is third element of the set A. O is also an element of set A. U is another element of set A. तो आप ज़्यादातर हम लोग इस चैप्टर में एलिमेंट वर्ड यूज़ करेंगे, बट हम इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और मेंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरह से ये वॉवल्स की फैमिली बन गई। जैसे हम लोग अपने घर में फैमिली मेंबर्स हैं, इसी तरह से
ये इनकी फैमिली है वोवल्स की, और इस फैमिली में 5 मेंबर हैं ए ई आई ओ यू। तो वी कैन से कि ए ई आई ओ यू आर द फैमिली मेंबर्स ऑफ सेट ए, इसीलिए हम इसको मेंबर्स बोलते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जो ए है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि ए इज़ द मेंबर या एलिमेंट ऑफ ए सेट। इसको मैथ्स में, क्योंकि आपने देखा होगा हम ज़्यादातर चीज़ों में वर्ड्स की बजाय कुछ रिप्रेजेंटेशन भी यूज़ करते हैं, आई मीन कुछ हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो जब हम ये बताना चाहते हैं कि ए इज़ मेंबर ऑफ सेट ए या ए इज़ एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो उसको हम सिंबल में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ए बिलोंग्स टू, यहाँ पर इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। ये एक्चुअल में आपने लेटर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का तो नहीं है, ये कोई और अल्फ़ाबेट का है, तो ये इसके बारे में कभी बाद में बात कर सकते हैं। बट इसको हम बिलोंग्स टू बोलते हैं। तो दिस इज़ रेड एज ए बिलोंग्स टू सेट ए। पहला जो मैंने ए बोला ये एलिमेंट के लिए बोला, दूसरा जो मैंने ए बोला ये सेट ए के लिए बोला। अगर इस सेट का नाम बी होता तो फिर हम बोलते ए बिलोंग टू सेट बी। अच्छा, अब एक और चीज़, यहाँ पर आपने देखा कि इस फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। तो अगर हम इसमें बात करें कि इसके अंदर बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, एफ जी एच नहीं है, अर्थात इसमें वॉवल्स तो हैं बट कॉन्सोनेंट नहीं है, तो उसके लिए हम ये बताना चाहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि बी या सी आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट ए। तो उसको हम सिंबल में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नोट, बी इज़ नॉट, यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है बी, क्योंकि ये वॉवल नहीं है, ऑब्वियसली इस सेट में नहीं आएगा क्योंकि ये तो सेट ऑफ वॉवल्स था। तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पर ये सिंबल था बिलोंग्स का, बिलोंग्स के सिंबल को जब हम कट कर देते हैं तो ये बन जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। बच्चों, इस चीज़ को आप लोगों ने डेली लाइफ में भी देखा होगा। जब आप रोड क्रॉस करते हैं या कभी रोड पे जा रहे हैं तो आपने कई बार देखा होगा वन वे ट्रैफिक में एक एरो लगा रहता है, उस पर कट लगा हुआ होता है, या फिर यू टर्न जहाँ पर अलाउड नहीं होता वहाँ यू टर्न पे कट लगा हुआ होता है, इसी तरह का जैसे बी डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इसका मीनिंग होता है कि भाई यू टर्न अलाउड नहीं है, तो ये कट का मतलब होता है नहीं। तो यहाँ पर ए बिलोंग्स टू ए और यहाँ पर है बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस तरह से थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि एलिमेंट का मीनिंग क्या है और उसको लिखने का तरीका क्या है, और अगर कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं करता तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में बच्चों हमने पढ़ना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट का क्या मीनिंग है। तो हम ऊपर काफ़ी पढ़ चुके हैं, अब तक आप जान चुके होंगे कि जब भी हम सेट लिखते हैं तो किसी सेट में एलिमेंट नहीं भी हो सकते, किसी सेट में एक एलिमेंट भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, अनगिनत भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं सेट ऑफ वॉवल्स, तो यहाँ पर फैमिली मेंबर्स में अगर हम बात करें तो इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आर इक्वल टू 5। लेकिन फिर वही बताऊंगा मैं कि मैथ्स में हम लंबे लंबे सेंटेंसेस की लिखने के बजाय ज़्यादातर हम नोटेशन को यूज़ करते हैं, सिंबल्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ये है, इसमें आ जाएगा n, फिर उसके बाद ब्रैकेट में a इक्वल टू 5। तो इसको हम पढ़ते हैं ऐसे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इक्वल टू 5। इस तरह से ये n a इक्वल टू 5 बन जाएगा। चलिए अब फिफ्थ पॉइंट पे हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि सेट्स को लिखने का तरीका। अब जैसे ही मैं बात करूंगा सेट्स को लिखने का तरीका, आप लोगों के मन में हो सकता है एकदम से कन्फ्यूज़न हो कि सर आपने अभी ऊपर ये बता तो दिया कि सेट को लिखने का तरीका है किसी भी करली ब्रैकेट में एलिमेंट्स को लिख दीजिए, तो ये सेट को लिखने का तरीका है। बच्चों, अभी तक हमने सेट को लिखने का सिर्फ एक ही तरीका डिस्कस किया है। आइए अब हम बात करते हैं कि सेट को लिखने के तरीके हैं कितने। स्टूडेंट, सेट को लिखने के 2 तरीके हैं। पहला देखिए, यह है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि जब हम किसी सेट को लिखना चाहते हैं तो उस सेट को लिखने का तरीका तो वही है जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं।
तो यहाँ पर देखिए किसी भी सेट को जब हम करली ब्रैकेट्स में एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल हियर आई हैव रिटन 2 4 6, यहाँ पर मैंने लिखा 2 3 5 7, यहाँ पर लिखा 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, करली ब्रैकेट्स में जो उस सेट के मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, या यूँ कहो कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी एक लिस्ट बना दी। तो जब भी हम एलिमेंट्स की लिस्ट बनाते हैं तो इस तरह से जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज नोन एज रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब जब एलिमेंट्स की लिस्ट हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन अब बात आती है सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है कि हम यहाँ पर एलिमेंट्स को नहीं लिख रहे डायरेक्टली, बल्कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी पे ध्यान देते हैं, क्योंकि इनमें हमेशा कोई ना कोई कॉमन प्रॉपर्टी होगी। तो जब भी इनमें कॉमन प्रॉपर्टी होगी, इस तरह के सेट्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब देखिए ये है रोस्टर फॉर्म 2 4 6। अगर आप देखें 2 4 6 हैं क्या, 2 4 6 इवन नंबर्स हैं, तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन पहले हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते किस तरह से हैं। सी, अभी हमने ऊपर बात की थी सेट AEIOU। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हम कभी भी लिस्ट नहीं लिखते मेंबर्स की, हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को लिखेंगे जो उसकी कॉमन प्रॉपर्टी है। तो इस सेट में कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि ये सारे के सारे वॉवल्स हैं। हम क्या करेंगे, इसमें AEIOU लिखने के बजाय हम इन सब को एक कॉमन लेटर X, जो कि एक वेरिएबल होता है, तो हम X से रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर A इक्वल टू सेट ऑफ X। X मतलब इन सब के लिए कॉमन लेटर जो यूज़ किया हमने। तो यहाँ पर X फिर दो डॉट को एक्चुअल में हम यहाँ पढ़ते हैं सच दैट। तो ये हुआ X सच दैट X इज़ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अर्थात हमने बता दिया कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे इस सेट के अंदर, उन एलिमेंट्स को लिखने का या पहचानने का तरीका ये है कि उन एलिमेंट्स को हम X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और X को हमने डिफाइन कैसे किया, सच दैट X इज़ वॉवल। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन आ गई। अब हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि अच्छा हमें यहाँ पर X लिखना है, X का मतलब है वॉवल। तो अब हम क्या करेंगे, जब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो इस सेट बिल्डर फॉर्म की रोस्टर फॉर्म जो होगी वो ये वाली बन जाएगी, A इक्वल टू AEIOU, क्योंकि ये बन गया लिस्ट और ये बन गई इसकी डेफिनेशन। अब आप देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं सेट B की। सेट B में हमने लिखा 2 3 5 7। अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को ही लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। 2 3 5 7 सेट B को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे। देखिए इनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी को समझने या जानने की कोशिश कीजिए। 2 3 5 7 ये देखिए क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, क्या ये इवन है, क्या ये ऑड है, या फिर और कुछ देखिए, जानने की कोशिश कीजिए। ध्यान से देखो, ये तो प्राइम नंबर्स हैं। 2 इज़ फर्स्ट प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज़ 3, नेक्स्ट इज़ 5, नेक्स्ट इज़ 7। हालांकि और प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन नेक्स्ट जैसे प्राइम नंबर इसके बाद आएगा 11। तो इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि ये प्राइम नंबर तो हैं बट लेस देन 10 है। तो हम इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हम इन सब 2 3 5 7 के बदले हम यूज़ करेंगे X, और फिर इसको डिफाइन करने का तरीका होगा सच दैट X इज़ ए प्राइम नंबर लेस देन 10। बच्चों ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आप थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं अगर इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हो तो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कोई बच्चा लिखता है सेट बिल्डर फॉर्म में कि X इज़ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो भी ये वाला 2 3 5 7 आएगा। लेकिन मान लो अगर कोई बच्चा यहाँ पर लिख दे कि X इज़ प्राइम नंबर लेस देन 9, तो भी तो यही प्राइम नंबर्स ही होंगे, क्योंकि जो लेस देन 9 प्राइम नंबर्स हैं वही लेस देन 10 भी हैं। तो यहाँ पर अगर आप 10 लिख दें या 9 लिख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो रोस्टर फॉर्म बनेगी वो तो यही बनेगी 2 3 5 7। तो इसीलिए
यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट चेंज हो सकते हैं, बट द कंडीशन इज दिस कि इसकी डेफिनेशन जो आपने लिखी, जो आपने डिफाइन किया, उसके अकॉर्डिंग जो इसकी रोस्टर फॉर्म है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर रोस्टर फॉर्म वही रहती है तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो सकती है, डजंट मैटर, तो वो दोनों ठीक ही माने जाएंगे। तो अब आप ये सेट बी हुआ रोस्टर फॉर्म और सेट बी ये वाला हुआ राइट हैंड साइड में सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों आपको अब ये प्रैक्टिस करनी है आगे अपने घर पे कि अगर कोई सेट रोस्टर फॉर्म में गिवन है तो आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, या अगर कोई सेट सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है तो उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो ये प्रैक्टिस अब आपको आगे करनी है। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं यहाँ पर, वो ये कि आप ये मत समझना कि हर रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला था कि रोस्टर फॉर्म को ध्यान से देखो, जो इसमें एलिमेंट हैं इनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है हमेशा। जैसे 2, 3, 5 की कॉमन प्रॉपर्टी ये थी कि ये प्राइम नंबर है लेस देन 10, तो इनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी हमेशा होती है। इन केस अगर मान लो रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स गिवन हैं उनमें कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है तो वी विल नॉट बी एबल टू राइट दैट सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, हम नहीं लिख पाएंगे। चलो आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6, एम्प्टी सेट। बच्चों अभी हम सेट्स के बारे में पढ़ते जा रहे हैं। अब सेट्स के कुछ टाइप्स भी आएंगे, कुछ सेट्स के प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी, तो इन सब के बारे में हमें जानना पड़ेगा। ओनली देन वी विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। सी पॉइंट नंबर 6, एम्प्टी सेट। आई थिंक अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि मैं इसके बारे में पहले कई बार इनडायरेक्टली बात कर चुका हूँ कि जब हम किसी सेट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब मैंने सेट की डेफिनेशन बताई कि वेल डिफाइन होना चाहिए, फिर यहाँ पर मैंने बोला सेट ऑफ वॉवल्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तब मैंने तुम्हें बताया था कि अगर आप कोई ऐसा सेट देखना चाहें जिसमें एलिमेंट हो सकता है ना हो सकता है कोई ऐसा सेट बनाएं जिसमें एक एलिमेंट हो, 2 हो, 3 हो, अलग अलग हो सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो हम पॉइंट नंबर 6 में बात कर रहे हैं वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट आया ही नहीं, मतलब हमने डिफाइन तो कर दिया, हमने उसकी डेफिनेशन तो बता दी, बट जब हम उस डेफिनेशन के हिसाब से उस सेट को लिखने की कोशिश करेंगे तो करली ब्रैकेट भी हम लगा लेंगे, लेकिन जब हम उसके अंदर एलिमेंट लिखने की कोशिश करेंगे तो वो एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब आप लोग देखिए, हमारे स्कूल में मान लो एक कोई भी, हम स्कूल की बात करते हैं, अगर एक बॉय स्कूल है जैसे आपका है, मान लो कोई बॉय स्कूल में सब बच्चे बॉयज़ पढ़ते हैं वहाँ पर। अब मान लो मैं वहाँ पर बॉय स्कूल में एक क्लास में जाकर ये पूछूं कि बेटा टेल मी द सेट ऑफ गर्ल्स, मतलब आप मुझे उन लड़कियों के नाम बताइए जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं। तो हो सकता है वो बच्चे हंस दें कि सर क्या बात कर रहे हो, हम तो हमारा तो स्कूल बॉय स्कूल है, यहाँ पर लड़कियाँ कैसे होंगी। बट फिर भी अगर मैं बोलूँ कि नहीं बेटा मुझे तो यहाँ पर एक सेट बना के दिखाइए, तो आप क्या करेंगे जब उसको कोशिश करेंगे, उसका सपोज एक नाम दे दिया हमने सेट ए, इक्वल टू भी लिख लेंगे, करली ब्रैकेट भी लगा लेंगे, लेकिन जब उसमें एलिमेंट लिखने की कोशिश करेंगे सेट ऑफ गर्ल्स, इसका मतलब जब लड़कियों के नाम लिखने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि लड़की तो है ही नहीं, तो वो हमें खाली छोड़ना पड़ेगा और उस करली ब्रैकेट को बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये देखिए ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, शेड किया हुआ है, तो ये इस तरह से एक खाली सेट रह जाएगा। इसी तरह से अब आप कुछ और सेट्स के बारे में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जो खाली रह जाए, या जैसे मैंने बॉयज़ स्कूल में गर्ल्स का बोला, इसी तरह से आप गर्ल्स स्कूल में बॉयज़ के बारे में भी सोच सकते हैं कि अगर हम किसी गर्ल्स स्कूल में ये पूछें कि सेट ऑफ बॉयज़ बताइए तो पता चलेगा वो तो खाली है। इसी तरह से एक और चीज़ मैं बात करता हूँ। अब मान लो हम यहाँ पर लिखते हैं कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स, हम अपनी ही क्लास की चलो बात करते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा की जो हमें आसपास की चीज़ें दिखाई देती हैं उससे समझना बहुत आसान होता है। तो हम बात करते हैं, चलो सेट ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं। सेट ऑफ स्टूडेंट्स
हुज नेम स्टार्ट्स विद Z। तो अब हम सोचने लगेंगे कि हमारी क्लास में सपोज 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट में सब बच्चों के नाम पे ध्यान देंगे, फिर पता चलेगा कि अरे Z नाम से शुरू होने वाला तो हमारी क्लास में कोई बच्चा ही नहीं पढ़ता। तो फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी यहाँ पर। प्रॉब्लम मीन्स कि यहाँ पर फिर हम अगर एलिमेंट लिखने की कोशिश करेंगे वी विल नॉट बी एबल टू राइट, फिर ये खाली रह जाएगा। तो इस तरह से आप लोग और भी काफ़ी सारे सेट्स के बारे में सोच सकते हैं जिसमें ये एलिमेंट खाली रह जाए, एलिमेंट नहीं लिख पाएंगे और सेट खाली रह जाएगा। तो इस तरह के सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। बच्चों एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं और इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं, बट ज़्यादातर आप देखेंगे ये दो नाम यूज़ होते हैं, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। और एक और चीज़, इस एम्प्टी सेट को या तो हम इस तरह से लिखते हैं या फिर एक सिंबल यूज़ करते हैं। देखिए मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, ये इस सिंबल को बोलते हैं फाई। दिस इज नोन एज फाई एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर एम्प्टी सेट। नोट करना बच्चों, फाई को सिर्फ फाई लिखा है मैंने, इसके दोनों तरफ कहीं पे भी ब्रैकेट नहीं है। नोट दिस पॉइंट, ज़्यादातर बच्चे यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, वो फाई को भी ब्रैकेट समझ लेते हैं कि यहाँ ब्रैकेट आएगी, ब्रैकेट नहीं आएगी, ध्यान रखना। अब ये तो थी हमारी फाई सेट को समझने की कोई कोशिश। अब हम मैथ्स के नंबरों की बात करते हैं, हो सकता है फाई सेट और ज़्यादा क्लियर हो जाए आप लोगों को। देखिए एक हम बात करते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। बच्चों आप जानते हैं जो प्राइम नंबर्स हैं वो इवन, सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे इसके आगे के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 20, 10 से 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनमें से इवन प्राइम नंबर हमने सेट बनाना है, इवन प्राइम नंबर्स का, बट लाइंग बिटवीन 10 to 20। तो अब 10 और 20 के बीच में अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो वो ये होते हैं 11, 13, 17, 19, 4 प्राइम नंबर्स होते हैं। लेकिन ध्यान से देखो इसमें इवन नंबर तो कोई है ही नहीं, जबकि हमें जो सेट बनाना है वो तो इवन नंबर्स का बनाना है। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स तो बन चुका है, 11, 13, 17, 19, 4 प्राइम नंबर्स तो मिल चुके हैं, बट हमें प्राइम नंबर्स का नहीं बनाना था, हमें तो बनाना था सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 20। तो अगर हम सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स की बात करें वो तो कोई इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 20 का जब हम आंसर लिखने की कोशिश करेंगे वो एम्प्टी सेट बनेगा। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। तो अब आप इस तरह से और प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एम्प्टी सेट और क्या क्या होते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट 7th पॉइंट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ये बहुत ही सिंपल है बेटा। आप देखिए किसी भी सेट को जब हम ऊपर डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किसी किसी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हैं, काउंटेबल हैं, तो इस तरह के सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। और अगर कोई ऐसा सेट है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं, आई मीन काउंटलेस हैं, अनगिनत हैं, तो फिर इस तरह के सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ वॉवल्स में आप लोगों ने देखा 5 मेंबर्स हैं जो कि काउंटेबल हैं, तो फिर इसको बोलेंगे हम फाइनाइट सेट। और अगर हम बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जिसमें अनगिनत नंबर्स हैं, क्योंकि ये हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड देयर इज़ नो एंड, हम लोग कभी भी एंडलेस मतलब इसको लास्ट नेचुरल नंबर नहीं बता सकते, क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर में 1 ऐड कर दो तो वो अगला नेचुरल नंबर बन जाएगा, फिर उसमें एक और ऐड करते जाओ तो अगला नेचुरल नंबर बनता जाएगा, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो ये काउंटलेस हैं, इस तरह के सेट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट्स। नेक्स्ट सिंगलटन सेट, जैसा कि नाम से क्लियर है, आप लोगों ने चुटकियों में जान लिया होगा बच्चों इसको। सिंगल से बना सिंगलटन, सिंगल मतलब 1, इसका मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने ऊपर बात की थी सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, 2, ओनली 2। तो ये इस तरह के सेट को हम बोलते हैं सिंगलटन सेट, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो सिंगल है, बेचारा अकेला है, इसीलिए वो सिंगलटन सेट है। नाउ नेक्स्ट इज इक्वल सेट्स। देखिए बच्चों इक्वल सेट्स क्या होते हैं।
इक्वल या अनइक्वल देखने के लिए आप लोगों को पता है कि हम लोग इक्वालिटी की जब बात करते हैं तो उसमें एक नहीं कम से कम दो चीज़ें तो होनी चाहिए, तभी हम बात कर पाएंगे कि ये दो चीज़ें बराबर हैं या नहीं। इसीलिए डेफिनेशन इसकी क्या है, देखिए, टू सेट्स आर नोन एज इक्वल सेट्स इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर एग्जैक्टली सेम। इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट एक सेट में और दूसरे सेट में बिल्कुल सेम होने चाहिए। सेम का मतलब है जैसे सेट ए में है 1 2 3 4, सेट बी में है 3 1 4 2, लेकिन ध्यान से देखो रहे तो ये 1 2 3 4, क्योंकि बच्चों ये ध्यान देना तुम कि किसी भी सेट में ये जो सीक्वेंस है, ऑर्डर है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से अगर पूछ लूँ कि बेटा सेट ऑफ फैमिली मेम्बर्स बताइए आप अपने घर की, तो हो सकता है आपके घरों में फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है और भी कोई हो। तो आप लोग जब अपने फैमिली मेम्बर्स का नाम लिखेंगे, एक सेट बनाने की कोशिश करेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले अपना नाम लिख रहे हैं या पहले छोटे भाई बहन का नाम लिख रहे हैं या पहले अपने फादर का लिख रहे हैं या पहले मदर का। कुल मिला के बात यह है कि अगर आपके घर में फैमिली में 5 मेंबर्स हैं तो आपने 5 फैमिली मेंबर्स के नाम लिखने हैं, आगे पीछे लिख दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी एलिमेंट में, जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 लिखा है, तो इन केस अगर यहाँ पर 1 को आप 2 बार लिख दें, 3 बार लिख दें, 4 बार लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मान लो गलती से मैं अपने फैमिली मेम्बर्स का एक सेट बनाता हूँ और अपना नाम मैं उसमें 3 बार लिख देता हूँ, तो मैं पर्सन तो एक ही हूँ ना, तो वो 3 एलिमेंट नहीं माने जाएंगे, वो एलिमेंट एक ही गिना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये देखो सेट वाई में लिखा हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी। तो अब आप अगर इनको काउंट करें तो हो सकता है आप लोगों को पहली नज़र में ये लगे कि इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर ये 6 एलिमेंट दिखने में लग रहे हैं, बट ए 2 बार लिखा है, बी को हमने 3 बार लिखा है यहाँ पर, तो असल में ये 2 बार लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कोई 2 एलिमेंट नहीं बन गए, रहा ये एक ही ए। इसी तरह से ये भी एक ही है बी, ये भी एक ही है सी। तो यहाँ पर देखिए एक्स यहाँ पर सेट है ए बी सी, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, दिखने में यहाँ लगता है जैसे 6 हैं, बट असल में ये 3 ही हैं। तो इसका मतलब एक्स और वाई सेट के बारे में अगर हमसे कोई पूछे कि आर दीज टू इक्वल टू ईच अदर और नॉट, वी विल से यस दीज आर इक्वल। क्यों? क्योंकि इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली सेम का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, जो इनके अंदर फैमिली मेंबर्स हैं वो भी सेम है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, चाहे वो आगे पीछे हैं बट हैं तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर भी 4 मेंबर्स हैं, यहाँ भी 4 मेंबर्स हैं, तो ए और बी इक्वल टू ईच अदर ही हुए। इसी तरह से x और y की जब हम बात कर रहे हैं वो भी इक्वल ही हैं एक दूसरे के। सो इक्वल सेट्स का मीनिंग बना कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए दोनों में, और साथ में उनके जो अंदर के एलिमेंट्स हैं वो भी एग्जैक्टली सेम ही होने चाहिए। ओनली देन वी विल से दैट द गिवन सेट्स आर इक्वल टू ईच अदर। सो नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज, इस पार्ट 1 का जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 10 टॉपिक्स हैं। तो अब ये लास्ट टॉपिक बचा है हमारा इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट बेटा यहाँ पर देखिए, इन दोनों में अक्सर बच्चों में कन्फ्यूज़न देखा गया है कई बार, क्योंकि इसका वर्ड इक्वल से स्टार्ट हो रहा है, ये भी इक्वल से स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या फ़र्क होता है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब है कि कोई भी दो सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हैं, बस। फिर से बोलता हूं मैं, जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हैं, मैंने उसके अंदर के एलिमेंट्स की बात ही नहीं की।
जैसे मैंने इक्वल सेट्स में बोला था नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होने ही चाहिए, बट साथ ही साथ अंदर के एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। बट मैंने यहाँ पर क्या बात की इक्वलेंट सेट में कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, बस ये बोला मैंने, ये नहीं कहा एलिमेंट भी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए सेट ए लिखा है AEIOU, तो इस सेट में 5 एलिमेंट हैं। सेट बी को देखिए, यहाँ पर मैंने एलिमेंट यूज़ किए हैं 1 2 3 4 5। देखिए ये वॉवल्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन दोनों में हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट 5 5 दोनों के। तो वी विल से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू 5, अर्थात दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। ए में भी 5 एलिमेंट, बी में भी 5 एलिमेंट, तो ये इक्वल तो नहीं है, बट दीज आर इक्वलेंट सेट्स। तो इसको हम इक्वलेंट बोलते हैं, इक्वल नहीं बोलते। बच्चों इसी के साथ ही अब हमारे आज की क्लास के 10 टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं।